नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर सोनी स्वागत करता हूं आपका दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो शुरुआत करते हैं हमारे 10 के दम की सीरीज के साथ। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? सर जमशेद जी, सर रुस्तम, बहराम जी, नवलजी टाटा या बहराम जी एम मालाबारी। 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट किनके प्रयासों से पारित हुआ? बहराम जी एम मालाबारी। पारसी समाज सुधारक कौन थे? पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। बहराम जी एम मालाबारी। बहराम जी एम मालाबारी एक पारसी पत्रकार, कवि और महान समाज सुधारक थे। उन्होंने विशेष रूप से महिला अधिकारों, बाल विवाह के खिलाफ और विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में बड़े अभियान चलाए। उनके अनवरत प्रयासों के परिणामस्वरूप ही 1891 में सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था, जिसमें सहमति की आयु बढ़ाकर 12 से बढ़ाकर के 14 वर्ष कर दी गई थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हरिद्वास स्वामी जी, शिवदयाल साहब, शिवनारायण अग्निहोत्री या स्वामी श्रद्धानंद। राधा स्वामी सत्संग कहीं और भी सुना है क्या आपने? इसको सुन करके दृश्यम मूवी तो याद नहीं आ गई आपको कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। कौन थे? शिवदयाल साहब। देखते हैं इसके बारे में कि इसकी जो स्थापना है 1861 में आगरा में शिवदयाल साहब ने की थी। इनके अनुयायी सम्मान से इन्हें तुलसीराम या स्वामी जी महाराज भी कहते थे। यह आंदोलन एक ही ईश्वर में विश्वास मतलब एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर में विश्वास का मतलब क्या है? एकेश्वरवाद और संतों की शिक्षाओं, जिसमें कबीर और नानक से प्रभावित था। मूर्ति पूजा और जाति भेद को नहीं मानते थे। तो राधा स्वामी सत्संग, जिसकी स्थापना 1861 में आगरा के अंदर शिवदयाल साहब ने की थी, और ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था। ये विश्वास रखता था संतों की शिक्षाओं में, जिसमें विशेष तौर से ज़्यादा प्रभावित था कबीर से और गुरु नानक से। ये किसी भी प्रकार की जो भेदभाव है, मूर्ति पूजा है, इनको नहीं मानता था। तुलसीराम और जो स्वामी जी महाराज के किसको संबोधित किया जाता था? शिवदयाल साहब को। इन्होंने 1861 में आगरा के अंदर किसकी स्थापना की? राधा स्वामी सत्संग की। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि कौन सा समाज सुधारक था, कौन सा ये था, किसने सुधार किया, महाराष्ट्र में कौन कर रहा था, बंगाल में कौन कर रहा था। लेकिन अब हम ये पूछ रहे हैं, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा बंगाली नेता कौन था जो कि सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध कर रहा था, जिसने विरोध करने के लिए बाकायदा एक धर्म सभा की स्थापना कर दी थी। ऐसा बंगाली नेता कौन था? तो आइए बात करते हैं। राधाकांत देव, नेमाई साधन बोस, हेमचंद्र विश्वास या हेमचंद्र डे। तो आंसर है धर्म सभा की स्थापना करने वाले राधाकांत देव। राधाकांत देव 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय सती प्रथा और अन्य कुरीतियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। तब बंगाल के एक प्रमुख रूढ़िवादी नेता थे राधाकांत देव ने उनका कड़ा विरोध किया था। प्राचीन हिंदू परंपराओं और सती प्रथा को बचाने के लिए 1830 में धर्म सभा की स्थापना की। यद्यपि वे सामाजिक सुधारों के विरोधी थे, फिर भी उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। किसका समर्थन किया था? पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव बंगाल के नेता विरोध कर रहे थे किसका? जो सामाजिक और धार्मिक सुधार किए जा रहे थे उनका। ओके। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसने फोकस किया? जो पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान के ऊपर किसने फोकस किया? क्या प्रार्थना समाज ने? प्रार्थना समाज जो कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा था। सत्यशोधक समाज जो 1873 आपके किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 10 अप्रैल 1875 बॉम्बे, ये तो नहीं है। रामकृष्ण मिशन किसका था? रामकृष्ण मिशन 1897 बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में। अब बताइए आप कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किस व्यक्ति ने जो है अपने घर का कुआं खोल दिया था पिछड़े वर्गों के लिए? वो व्यक्ति जो बालिका शिक्षा पर जोर देता था वो था ज्योतिबा फुले, और 1877 में सत्यशोधक समाज की उन्होंने स्थापना
की थी। सत्यशोधक समाज 1877 महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की। इसका मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों, शूद्रों और अतिशूद्रों, अछूतों और महिलाओं को ब्राह्मणवादी वर्चस्व और सामाजिक शोषण से मुक्त कराना था। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? अब आपको दो चीजों को कॉम्बिनेशन में ये क्वेश्चन पढ़ना है कि सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग भी कर रहे हैं और हिंदी को राष्ट्रभाषा मान रहे हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा मान रहे हैं। क्या वो राजाराम मोहन राय हैं, जो कि पश्चिमी शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर देते थे, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा मानेंगे? संभव नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन, या स्वामी विवेकानंद जो कि वेदांत और दरिद्र नारायण की क्या कर रहे थे? पैरवी कर रहे थे, हिमायत कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक जो कि एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। बात कर रहे हैं स्वराज्य शब्द का पहला प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना, ये कहा था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले भारतीय विचारक जिन्होंने सबसे पहले स्वराज्य, जी हाँ स्वदेशी राज्य शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि बुरे से बुरा स्वदेशी जो राज्य है वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है। बुरे से बुरा जो स्वदेशी राज्य है वो भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है। इसलिए स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने का मार्ग प्रशस्त किया। विदेशी वस्तुओं का तो बहिष्कार और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में मानने का क्या है? मार्ग प्रशस्त किया। राजाराम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? किसका विरोध नहीं किया? राजाराम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? आप प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा ना हो कि आपको आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाए। यहाँ पूछ रहे हैं कि किसका विरोध नहीं किया। आखिरकार विरोध किसका कर रहे थे राजाराम मोहन राय? राजाराम मोहन राय विरोध कर रहे थे हिंदू धर्म में व्याप्त या समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध कर रहे थे। बाल विवाह कर रहे थे, सती प्रथा विरोध कर रहे थे, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के तो जो तार्किकता, ह्यूमन जो रैशनलिज्म है, तार्किकता है, उसको उन्होंने सर्वोच्च माना था। तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य शिक्षा जो है उसका विरोध नहीं किया उन्होंने। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा और मूर्ति पूजा जैसी सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि आधुनिक विज्ञान, तर्कशास्त्र और पश्चिमी साहित्य के अध्ययन से ही भारतीय समाज को अंधकार और अज्ञानता से बाहर निकाला जा सकता है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। कुछ इसी तरह की मानसिकता रखने वाले कौन थे? राजाराम मोहन राय, जो ये मानते थे कि आधुनिक जो तर्कशास्त्र है, आधुनिक जो विज्ञान है, जो पश्चिमी साहित्य है, इसके माध्यम से ही समाज को इस जो ये अंधविश्वास फैले हुए हैं, कुरीतियां फैली हुई है, अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा, उसमें तर्क शक्ति पैदा हो जाएगी, तो इनसे बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन थे ऐसा मानने वाले? इस विचारधारा के व्यक्ति कौन थे? राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। आखिरकार ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? क्या ब्रह्म समाज नास्तिकता की बात करता है? क्या ब्रह्म समाज अद्वैतवाद पर आधारित है? क्या ब्रह्म समाज एक देववाद पर आधारित है या बहुदेववाद पर आधारित है? मेरा एकेश्वरवादियों को उपहार, माई गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ओके, ये एक एकेश्वरवाद पर आधारित है, एक देववाद पर आधारित है राजाराम मोहन राय का ब्रह्म समाज। राजाराम मोहन राय द्वारा 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज का मूल सिद्धांत एक देववाद या एकेश्वरवाद, एक ईश्वर की सत्ता है। वे मानते थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता केवल एक ही ईश्वर है जो कि निराकार है। इसलिए बहुदेववाद कई देवताओं की पूजा और मूर्ति पूजा दोनों का कड़ाई से खंडन करता है। 1828 में स्थापित जो ब्रह्म समाज है वो एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर, वो भी ईश्वर कौन सा? जो निराकार है। इसीलिए वो मूर्ति पूजा की भी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। वो बहुदेववाद की भी क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? राजाराम मोहन राय कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कौन सी संस्था स्थापित की? उन्होंने ब्रह्म समाज को स्थापित किया। कब किया? 1828 के अंदर। 1828 के अंदर। राजाराम मोहन राय की समाधि कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में या कनाडा में? बड़ी ही एक रोचक कहानी राजाराम मोहन राय के बारे में कि आखिरकार इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है। इनकी समाधि स्थित है ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पर? ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर।
कहानी क्या है कि राजाराम मोहन राय पढ़े लिखे बहुत ही विद्वान पुरुष, इनको राजा का खिताब दिया जाता है जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय है उनके द्वारा, और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड इनको भेजा जाता है। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था और वहाँ पर उनको मेनिंजाइटिस मतलब मस्तिष्क ज्वर हो जाता है और उनका देहांत हो जाता है। उसके पश्चात ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर इनकी समाधि बनाई जाती है। कहाँ पर? ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर इनकी समाधि बनाई जाती है। किसकी? राजाराम मोहन राय की। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के अपनी पेंशन बढ़वाने की पैरवी करने के लिए ब्रिटिश दरबार में भेजा था। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में मस्तिष्क ज्वर मेनिंजाइटिस के कारण उनका निधन हो गया और उनकी समाधि ब्रिस्टल के आर्म्सवेल कब्रिस्तान में, जी हाँ, आर्न्सवेल सिमेट्री में स्थित है। आर्न्सवेल सिमेट्री में आज भी राजाराम मोहन राय की समाधि स्थित है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना गया है? आधुनिक पुरुष की हम बात कर रहे हैं। आधुनिक पुरुष जो कि आधुनिक वर्तमान में आधुनिक कौन होता है? आप ये सोचिए सबसे पहले तो आधुनिक कौन है जो कि आज हम वेस्टर्न विचारों से जितना ज़्यादा जो व्यक्ति प्रभावित दिखता है, जो वेस्टर्न विचारों से जितना ज़्यादा प्रभावित दिखता है, वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न ड्रेसेज, उनका जो भी पहनावा है, खान पान है, तो वो उतना ही ज़्यादा मॉडर्न लेटेस्ट माना जाता है। तो भारत का पहला आधुनिक जो है पुरुष कौन किसे माना जाता है? वही व्यक्ति जो कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रबल हिमायती थे, जो रीजनिंग की बात कर रहे थे, तर्क की बात कर रहे थे, वो कौन है? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ये भारत के पहले आधुनिक पुरुष, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, जी हाँ, द फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस, अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु कहा जाता है। पहले भारतीय जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों के खिलाफ वैज्ञानिक, तार्किक और आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया था। तो इसके अतिरिक्त भी और सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि राजा राम मोहन राय के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, उन पर आधारित हो सकते हैं। आपको एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न याद कर लेने हैं। पहला कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? राजाराम मोहन राय को। राजाराम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कैसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजाराम मोहन राय को। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसे माना जाता है? अतीत और भविष्य के मध्य सेतु माना जाता है राजाराम मोहन राय को। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा पर बल, समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ चलाए गए इनके जो अभियान है, 1828 में इनका ब्रह्म समाज जो कि किसकी बात करता है? मूर्ति पूजा का खंडन करता है, बहुदेववाद का खंडन करता है। इस तरह के क्रांतिकारी विचार एक बड़े ही लेटेस्ट और मॉडर्न जो है उस समय प्रतीत हुए। इसलिए राजाराम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारत का पहला आधुनिक पुरुष, भारतीय पुनर्जागरण का पिता और अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु माना जाता है। किसको? राजाराम मोहन राय को। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सबसे पहले ऐसा कौन सा वर्ग था कि पश्चिमी जो सभ्यता थी उनका असर सबसे पहले जिन पर देखने को मिला? क्या वो कुलीन जमींदार थे, नवीन धनवान व्यापारी थे, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था, या शिक्षित मुसलमान थे? ये था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी साहित्य के संपर्क में आने के बाद सबसे पहले इसका प्रभाव शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग पर पड़ा। इस वर्ग में डॉक्टर, वकील, शिक्षक, क्लर्क आदि शामिल थे। इन्होंने ही सबसे पहले पश्चिमी विचारों जैसे तर्कवाद, समानता, मानवाधिकार को ग्रहण किया और 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का बिगुल फूका। भारत में जब ब्रिटिश शासन आया उसका प्रभाव जब छोटे स्तर पर पहुंचने लगा, छोटी छोटी इकाई पर भी अब ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ का कल्चर चेंज हो रहा है। देख रहे हैं कि आखिरकार वहाँ का पाश्चात्य साहित्य आ रहा है, किस तरह से समानता की बातें हो रही है, किस तरह से जो है तर्कवाद की बातें हो रही है, किस तरह से पता चल रहा है कि विश्व के अंदर कौन कौन सी मानवाधिकार की बातें चल रही है, कौन से युद्ध चल रहे हैं, किस तरह से अंग्रेज हार रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ता है। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग जिसमें बहुत सारे अलग अलग पेशों के लोग शामिल थे, जिनमें कुछ वकील थे, कुछ शिक्षक थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ क्लर्क थे। इस तरह से ये सभी लोग शिक्षित थे और
मिडिल क्लास से आते थे। कहाँ से आते थे? मिडिल क्लास से आते थे। इनका अपना जो आजीविका का माध्यम था, ये किससे संबंधित था? आजीविका का माध्यम मुख्यतः ये लोग नौकरी पेशा हुआ करते थे। न ये जो जागीरदार या सामंत वर्ग से थे, न ये कृषक थे, न तो कृषक थे, न ही बहुत ज़्यादा एलिट क्लास के लोग थे, न ही क्या थे? आपके किसान थे जिसका शोषण किया जा रहा था, जिससे बेट बेगार लागतें ली जा रही थी, जिससे भू राजस्व वसूला जा रहा था, वो नहीं था। क्योंकि एग्रीकल्चर वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो कृषि थी, वो कृषि का क्षेत्र ऐसा था जो कि भू राजस्व का प्राथमिक स्रोत था। तो कृषकों की हालत दयनीय थी, अकाल पर अकाल उनकी और जो है हालत खराब कर रहे थे। और एक एलिट क्लास था जिसको बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, वो अपने शोषण अत्याचारों में व्यस्त था या पेंशन के बल पर जी रहा था। एक नया वर्ग उभर कर आता है जो कि सर्विस क्लास था। और अब पश्चिमी साहित्य है, पश्चिमी जो विचार है, उनके संपर्क में बड़ी तेजी से आ रहा था। वो कौन सा था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ओके, तो ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दिग्गज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।